हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आर्टिकल की ट्रिक वीडियो सीरीज का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 101 से लेकर 200 के बीच तक के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। यहाँ पर लगभग हमको 10 से 12 इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलते हैं जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम उनको याद करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 110 की। आर्टिकल 110 जो है ये मनी बिल से रिलेट करता है। अब मनी बिल से रिलेट करता है, इसको कैसे याद रखेंगे हम? देखिए बहुत ही सिंपल है। जब भी आपसे मनी बिल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको करना यह है कि मनी बिल में आपको फटाफट मनी लिख लेना है। मनी में आप स्टार्टिंग का देखो एम और ओ पकड़ोगे तो इसको अलग कर लो, एम और ओ को। अब एम और ओ को अगर हम ऐसा देखें कि बीच में फ्रेंड्स एम के जो वी बना हुआ है इसको हटा दो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हमको एक अंक देखने को मिल रहा है 110 110 देखने को मिल रहा है। तो आर्टिकल 110 जो है ये मनी बिल से ही संबंधित है। एक बार कॉपी में आप प्रैक्टिस कर लो, एम ओ लिखो, एम के बीच में अपनी उंगली रख लो तो ऑटोमेटिक आपको एक संख्या दिखेगी 110। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि मनी बिल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। 110 नंबर का आर्टिकल है। आर्टिकल 110 के तहत कोई भी विधेयक मनी बिल तब माना जाता है जब वह केवल और केवल वित्तीय मामलों से संबंधित हो, जैसे कि टैक्स लगाना, टैक्स में बदलाव करना, टैक्स को समाप्त करना या फिर टैक्स से जुड़े नियम बनाना। क्लियर? मनी बिल से संबंधित एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि मनी बिल को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसे संशोधित नहीं कर सकती है, केवल सुझाव दे सकती है। राष्ट्रपति की सहमति के बिना मनी बिल को पेश नहीं किया जा सकता। हो गया आपको याद ये? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन से संबंधित, मतलब बजट से संबंधित। देखिए फ्रेंड्स, हमारे संविधान में यूनियन बजट जो होता है, बजट जो पेश किया जाता है, उसका नाम जो है कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि बजट नाम कहीं आपको हमारे संविधान में देखने को मिलेगा। बजट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है वो क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से है। तो हमको हमारे संविधान में क्या देखने को मिलता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से बजट के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये किस आर्टिकल से संबंधित है इसको मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। अब बजट की बात कर रहे हैं हम, तो बजट में बेसिकली होता क्या है? हर एक क्षेत्र के अंदर पैसे बांटे जाते हैं कि एजुकेशन के सेक्टर में इतना बजट हमने रखा है, इतना पैसा रखा है, इतना पैसा खर्च करेंगे। तो इमेजिन करो कि फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश कर रहे हैं और सारे मंत्री जो है वो आ गए हैं उनके पास, और मंत्री आ गए, मंत्री बोल रहे हैं कि लाओ हमको पैसा दो। हर मंत्री चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले जिससे कि उस क्षेत्र में वो काम कर सके। ठीक है, तो सारे मंत्री जो है वो वित्त मंत्री को घेरने लगे। इतने में एकदम से जो लोकसभा के अंदर बजट पेश हो रहा था तो स्पीकर महोदय खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे ऐसे मत, एक साथ मत आओ, एक एक करके दो इनको, पेमेंट जो है वो एक एक करके दो, ऐसे एक साथ दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो स्पीकर साहब क्या बोलते हैं वित्त मंत्री को कि इनको पेमेंट जो है वो एक एक करके दो। तो बस यहाँ पर ही हमको समझ में आ जाता है कि ये किस आर्टिकल से संबंधित है। एक एक करके दो बोला है, मतलब एक एक दो, आर्टिकल नंबर 112, एक एक दो, एक एक करके दो इनको पेमेंट। जैसे आर्टिकल नंबर 112 भी देखोगे ना तो आपको इसको बोलना है एक एक दो, तो आपको ऑटोमेटिक स्टोरी दिमाग में चलेगी कि स्पीकर महोदय बोल रहे थे कि एक एक करके इनको पेमेंट दो। किनको बोल रहे थे? वित्त मंत्री को बोल रहे थे। सब लोग आ गए, हर मंत्रालय आ गया पेमेंट लेने कि लाओ पेमेंट दो, बजट पेश हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में सेट हो चुका है कि आर्टिकल नंबर 112 जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अच्छी मैं आपको यहाँ पर स्टोरी बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति महोदय बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति महोदय के पास में एक बिल पहुँचता है। आप सभी को पता ही है कि बिल एट द एंड फाइनली साइन होने के लिए किसके पास पहुंचता है? राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा में जाता है, वहां से पास हो जाता है। तो जो कोई विधेयक होता है वो कानून बनने के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। राष्ट्रपति महोदय अगर साइन कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय के पास में एक बिल पहुंचा है। अब राष्ट्रपति महोदय जो है वो क्या क्या कर सकते हैं उस बिल के साथ में, चलिए हम देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहीं पर ही आर्टिकल की संख्या छुपी हुई है। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? बोलते हैं कि इस बिल के 3 प्रिंट आउट लेके आओ, पहले तो 3 कॉपी लेके आओ। ठीक है भैया, तो राष्ट्रपति महोदय के सामने 3 कॉपी रख दी जाती है बिल की, आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब राष्ट्रपति महोदय देखते हैं और पूछते हैं कि भैया बताओ मुझे कि इस बिल के साथ में क्या क्या कर सकता हूँ। तो उनको बताया जाता है कि आपके पास में संविधान में 3 विकल्प दिए गए हैं आपको। तो बोले चलो ठीक है, देख लेते हैं। पहला विकल्प उनको दिया गया कि अगर राष्ट्रपति चाहते हैं, मतलब आप चाहते हो कि बिल सही है तो आप इसको मंजूरी देकर कानून बना सकते हो। तो बोले ठीक है। बोले पहला ऑप्शन तो मेरे को समझ में आ गया। उनके सामने 3 कॉपी रखी थी। पहली कॉपी पर उन्होंने ये समझा देखकर कि अगर मैं इस बिल को पास कर दूंगा
साइन कर दूंगा तो ये कानून बन जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति महोदय पूछते हैं कि दूसरा विकल्प बताओ क्या है। तो उनको बताया जाता है कि अगर आपको लगता है कि बिल सही नहीं है तो आप उसे संसद में वापस पुनर्विचार करने के लिए भेज सकते हैं, आदेश पारित कर सकते हैं। इसको सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है, सस्पेंसिव वीटो। ठीक है भैया, दोनों विकल्प समझ लिए। राष्ट्रपति महोदय पूछते हैं कि तीसरा विकल्प बताओ। तो उनको बताया जाता है कि आप क्या कर सकते हो, बिल को अनिश्चितकालीन समय के लिए अपने पास रख सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि आप बिल को मंजूरी दो, जरूरी नहीं है कि आप उसको पुनर्विचार करने के लिए भेजो। आपको लगता है कि आपके पास रखना है तो आप रख सकते हो अनिश्चितकालीन के लिए। मतलब आपने उस पर कोई भी फैसला नहीं दिया। इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। अपने पॉकेट में आपने रख लिया उसको। ठीक है, तो इस तरीके से राष्ट्रपति जी ने क्या करा, जो उनके पास में बिल आया था उसकी 3 कॉपी अपने सामने रखी और एक एक विकल्प को उन्होंने अच्छे से डिस्कस किया। और हर एक कॉपी के साथ में उन्होंने क्या करा, इन विकल्प को एग्जीक्यूट करके भी देखा, जिससे कि उनको समझ में आ जाए कि किस तरीके से मुझे एक्शन लेना है। तो भैया एक एक बार अगर कोई इंसान प्रैक्टिकली कर लेता है तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, हर एक बिल के साथ में जो उनके सामने रखे थे, तीनों बिल की कॉपी को एक एक बार वो विकल्प के साथ में करके देखा, एग्जीक्यूट करके देखा, अपनी पावर का यूज़ करके देखा। तो इस पूरी स्टोरी में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद हो चुकी है। पहली बात तो तीनों विकल्प आपको दिमाग में आ चुके हैं कि राष्ट्रपति जी कर क्या सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कि ये पावर राष्ट्रपति जी को किस आर्टिकल में दी गई है। तो यहाँ पर आप देखिए, राष्ट्रपति जी के सामने 3 हमने क्या रखा था, बिल की कॉपी रखी थी। अब तीनों बिल की कॉपी को आप एक संख्या के तौर पर देखो तो आपको दिखेगा कि 3 लाइन यहाँ पर बनी हुई है। बेसिकली 3 लाइन, ठीक है, मोटी मोटी 3 लाइन है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इन 3 लाइन को अगर मैं संख्या के रूप में देखूं तो ये 111 दिख रहा है, हमको दिख रहा है। तो मतलब 111 नंबर। तो आर्टिकल नंबर 111 में राष्ट्रपति जी को ये पावर दी गई है। समझ में आ गया आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा, हमने बहुत प्रैक्टिकली इसको समझा है, डायग्राम के माध्यम से समझा है। तो आपके दिमाग में आई थिंक ये आर्टिकल संख्या जो है वो सेट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 की। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 है ना, ये बहुत यूनिक नंबर है। क्यों यूनिक है ये? क्योंकि हमको ऑर्डर में दिख रहा है, 1, 2, 3 एक प्रॉपर ऑर्डर में जमा हुआ है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमको समझ में आ रहा है कि 1, 2, 3 जो है ये एक ऑर्डर में जमा हुआ है, मतलब ऑर्डिनेंस से संबंधित है, ये अध्यादेश से संबंधित है। ऑर्डिनेंस बोलते हैं इंग्लिश में अध्यादेश को। तो ऑर्डिनेंस आप जब भी वर्ड देख रहे हो तो इसके आगे आपको क्या दिख रहा है, ऑर्डर समझ में आ रहा है। तो ऑर्डर मतलब ऐसी संख्या जो ऑर्डर में जमी हुई हो, 1, 2, 3। तो बिल्कुल देख के ही आप समझ जाओगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जारी करने की पावर होती है, ये हमको 2 तरीके से देखने को मिलती है, गवर्नर के माध्यम से भी और राष्ट्रपति के माध्यम से भी। तो राष्ट्रपति बड़ा है कि गवर्नर बड़ा है? मतलब अगर अपन रैंकिंग दें इनको 1 और 2 में, तो सबसे पहली रैंकिंग 1 नंबर पे हम किसको रखेंगे, प्रेसिडेंट को रखेंगे, राष्ट्रपति जी को रखेंगे। फिर सेकंड नंबर पे हम गवर्नर को रखेंगे। तो इनको रैंकिंग दे देते हैं 1 और 2। 1 रैंकिंग दी हमने प्रेसिडेंट को, 2 रैंकिंग दी हमने गवर्नर को। ठीक है, दोनों ही अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, ये पावर है दोनों के पास में। तो इनको रैंकिंग भी दे दी हमने। यहाँ पर फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 है, तो आगे आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 पहले है, मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति जी की बात हो रही है। तो राष्ट्रपति जी के ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, अध्यादेश जारी करने की बात हो रही है। तो आर्टिकल नंबर 123, 1, 2, 3 में प्रेसिडेंट की अध्यादेश जारी करने की पावर के बारे में बताया गया है। प्रेसिडेंट का जो ये अध्यादेश होता है, ऑर्डिनेंस होता है, वो वैलिड होता है 6 महीने 6 सप्ताह के लिए। ठीक है, मतलब ये अध्यादेश ऑर्डिनेंस अगर राष्ट्रपति जारी करता है कोई, तो वो 7.5 महीने तक अधिकतम लागू रह सकता है। जब संसद सत्र नहीं होता है तब तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तो उस समय अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया जाता है, मतलब टेम्पररी कानून बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो ऑर्डर देखा उसमें 1, 2, 3 हमको दिखा, तो हम समझ गए भैया ठीक है, राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस जारी करने से संबंधित है। पर गवर्नर भी तो ऑर्डिनेंस जारी करता है, वो वाला आर्टिकल कौन सा होगा? तो यहाँ पर रैंकिंग चेंज कर दो, 1, 2, 3 था तो 2 को आगे लेके आ जाओ, 2 की प्रायोरिटी अब पहले रख दो। तो क्या बन जाएगा, 2, 1, 3 बन जाएगा। और 2 पहले आ गया, मतलब यहाँ पर अब हम किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नर की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 213 जो है, इसमें गवर्नर की अध्यादेश जारी करने की पावर के बारे में बताया गया है। तो दोनों को आपने कितने अच्छे तरीके से याद करा है इसको, आई थिंक आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं, आपके दिमाग में सारी पिक्चर अच्छे से सेट है। हमने रैंकिंग भी समझी, 1 और 2 पे कौन है, प्रेसिडेंट और गवर्नर। और उस तरीके से ऑर्डर भी हमने देखा कि 1, 2, 3 ऑर्डर में है। तो यहाँ पर 1 पहले है, मतलब राष्ट्रपति जी की बात हो रही है, तो प्रेसिडेंट के अध्यादेश से संबंधित आर्टिकल हो गया। 2 अगर पहले आ जाएगा तो 2, 1, 3 बन जाएगा।
2 को प्रायोरिटी पहले दे दी, मतलब गवर्नर के अध्यादेश जारी करने से संबंधित आर्टिकल हो गया। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमने राष्ट्रपति और गवर्नर को लेकर रैंकिंग दी है। हम आगे जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी इसी तरीके से रैंकिंग देंगे और बहुत ही आसानी से याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं, अगले आर्टिकल को डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बस यहाँ पर इंडिया के अंदर रैंकिंग बता देता हूँ। हम सभी को पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, तो उसको हमने नंबर 1 रैंकिंग दे दी। उसके बाद में हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट को हमने क्या करा, नंबर 2 रैंकिंग दे दी। जो अदालत होती है भारत के अंदर उसको हमने क्या करा, रैंकिंग नंबर 1 और रैंकिंग नंबर 2 दे दिया। बस इतना दिमाग में रखो, बाकी और कुछ भी नहीं आपको सोचना है। चलिए अब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, बहुत ही खास कहानी है ये, एक राजा की कहानी है बुद्धिमान सलाहकारों के साथ में। चलिए हम देखते हैं, समझो ध्यान से। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था, उसको अपने राज्य में न्याय मतलब जस्टिस मिल सके, लोगों को शांति बने रहे अपने राज्य के अंदर, इसके लिए उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। राजा ने सोचा कि यार मैं अकेला इतने सारे मामलों का निपटारा कैसे कर सकता हूँ, मेरा साम्राज्य इतना बड़ा है, इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, इतने सारे लोगों को जस्टिस चाहिए, तो मैं अकेला इसको कैसे सॉल्व करूं, इतनी सारी प्रॉब्लम को मैं कैसे उसका निपटारा करूं। तो उसने क्या करा, अपने 24 सबसे ज़्यादा बुद्धिमान सलाहकारों को बुलाया और बुलाकर उसने बोला कि हम सभी को मिलकर अब क्या करना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा। तो राजा जो है उसके 24 सलाहकारों के साथ मिलकर एक अदालत का गठन कर देता है। राजा और उसके 24 सलाहकार, यहाँ पर सारे बड़े बड़े मामले जो है वो सुलझाए जाते हैं और जो फैसला राजा और उसके सलाहकार देते हैं वह फैसला बिल्कुल अंतिम फैसला होता है। किसी के पास भी अगर कोई महत्वपूर्ण समस्या होती है तो वह इस अदालत में आकर अपनी बात रख सकता है, अदालत जो है उसको न्याय देती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक राजा और उसके 24 सलाहकार, मतलब दोनों को जोड़ दें तो क्या बना, 124। एक राजा और उसके 24 सलाहकार मिलकर एक अदालत बनाते हैं और न्याय और शांति के लिए काम करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के गठन और उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। हो गया आपको याद, ये कभी भी आप देखिए इस चीज़ को नहीं भूल सकते, आपको हमेशा याद रहेगा कि एक राजा को प्रॉब्लम आ रही थी अपने साम्राज्य में जस्टिस और शांति बनाए रखने में, न्याय देने में, क्योंकि वो अकेला राजा कितनी प्रॉब्लम को सुनेगा। तो उसने अपने सबसे 24 बुद्धिमान सलाहकारों को बुलाया और एक अदालत का गठन किया और एक राजा और उसके 24 सलाहकार जो है वो आपस में मिलकर जस्टिस और शांति बनाए रखने के लिए काम करते हैं, अदालत में न्याय देते हैं। तो हो गया हमको याद, आर्टिकल नंबर 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में आपको 1 देखने को मिल रहा है, मतलब रैंकिंग में सबसे बड़ा अदालत कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। तो बिल्कुल आर्टिकल नंबर 1 to 4 जो है ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो रैंकिंग चेंज करना पड़ेगी, आगे किसको लेके आना पड़ेगा, 2 नंबर को लेके आना पड़ेगा। तो 2 को आगे लो और 1 को पीछे करो तो क्या बन जाएगा, 214 बन जाएगा। मतलब अब हम बात करेंगे किसकी, हाई कोर्ट की। तो 214 आर्टिकल जो है, आर्टिकल नंबर 214, इस आर्टिकल में बताया गया है कि हर एक स्टेट के पास में, हर एक राज्य के पास में हाई कोर्ट होगा। क्या होगा, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट को हम क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, और हाई कोर्ट को हम क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, तो ये रैंकिंग से हमने हाई कोर्ट वाला जो आर्टिकल है वो भी याद कर लिया है। आर्टिकल नंबर 124 और आर्टिकल नंबर 214 तो बच्चे याद ही नहीं रख पाते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है, बट जिस तरीके से मैंने आपको बताया आप कभी भी नहीं भूल सकते। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट हम आर्टिकल याद करते हैं और ट्रिक को डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला आर्टिकल है ना बहुत ही खास आर्टिकल है। हम भारत में कितने लोग रहते हैं, लगभग 148 करोड़ के आसपास में लोग रहते हैं। कितने, लगभग 148 वर्तमान में अगर हम बात करें तो। ये सभी लोग जो भारत में रहते हैं अपने अपने तरीके से कमाई करते हैं और सरकार को क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। सरकार क्या करती है, जो टैक्स का पैसा सरकार के पास आता है, इन 148 करोड़ लोगों का, सरकार इन पैसे को विकास परियोजनाओं, अलग अलग योजनाओं पर खर्च करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार सही तरीके से खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या सरकार इन पैसों का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। इसका जवाब देने के लिए कोई तो होना चाहिए, कोई जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। तो ठीक है भैया, जिम्मेदार व्यक्ति बनाया कौन, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सरकार के हर खर्च का ऑडिट करता है और ये सुनिश्चित करता है कि जनता के जो पैसे हैं, जो टैक्स का पैसा है, वो सही से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर। तो जब 148 करोड़ लोग ये सवाल पूछते हैं कि उनका पैसा कहाँ है, कैसे खर्च हो रहा है, तो इसका जवाब देने के लिए कौन आगे आता है, कैग आता है, सीएजी आता है। सीएजी की जिम्मेदारी है कि वह सरकार की वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखे, जो फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है उस पर नजर रखे और किसी भी तरह की गड़बड़ी का खुलासा करे, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने लोगों की है, 148 करोड़ लोगों की है। भारत की जनसंख्या 148 करोड़ है, ठीक है लगभग।
तो हमने 148 करोड़ ले लिया। तो यहाँ पर 148 करोड़ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? केक के ऊपर है। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 148 जो है 148, यही केक से संबंधित है, CAG से संबंधित है। जब भी आप 148 देखोगे तो आपको 148 करोड़ लोग नजर आएंगे और समझ में आ जाएगा कि 148 करोड़ लोग पूछ रहे हैं कि हमारा टैक्स का पैसा कैसे उपयोग हो रहा है, बताओ। तो कौन बताएगा? केक बताएगा, CAG बताएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कितनी आसानी से याद हो गया हमको ये। इस आर्टिकल में, आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। जो केग होता है वो इंडियन गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर के इंस्पेक्शन के लिए सबसे बड़ा ऑफिसर होता है और केग अपने इंस्पेक्शन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करता है। कहाँ पर? संसद में। इंडिया में केग की अपॉइंटमेंट इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और केग जो होता है वो अपना त्यागपत्र जो होता है वो प्रेसिडेंट को देता है। किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। इसकी सर्विस का टेन्योर 6 साल होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक। तो ये आर्टिकल नंबर 148 को डिस्कस किया हमने। बहुत आसानी से आपको दिमाग में याद भी हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस आर्टिकल से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट। हमने पार्ट 1 में फ्रेंड्स क्या डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति जो है वो कहाँ पर जा रहे थे? इलेक्शन के लिए जा रहे थे, पर उनकी गाड़ी जो है वो पंचर हो जाती है। पंचर होने के बाद में उनकी मदद करने कौन आते हैं? गवर्नर आते हैं। हमने डिस्कस किया था, गवर्नर वहां से जा रहे थे, गवर्नर आते हैं, गवर्नर हेल्प करते हैं उनकी। किसकी करते हैं? राष्ट्रपति जी की हेल्प करते हैं। किस तरीके से हेल्प करते हैं? गवर्नर अपनी पावर का उपयोग कर ये पता करते हैं कि राष्ट्रपति जी की गाड़ी का कौन सा टायर पंचर है। तो वो देखते हैं कि एक टायर पंचर है आपकी गाड़ी का। क्या बोलते हैं? एक टायर पंचर है। ये हमने वहां पर डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने डिस्कस भी करी थी ये स्टोरी पूरी। तो यहां पर अब ये स्टोरी आगे कंटिन्यू हो रही है। गवर्नर मदद करते हैं राष्ट्रपति जी की। गवर्नर बताते हैं कि एक टायर आपकी गाड़ी का पंचर है। ठीक है भैया। तो यहां पर फ्रेंड्स हमको समझ में आ गया, पंचर से 5-4 तो बन ही गया है। और गवर्नर जो है वो अपनी पावर का उपयोग कर क्या बताते हैं कि एक टायर पंचर है, एक। तो आपको लिख लेना है एक। तो बन गया यहां पर फ्रेंड्स 154। ऑब्वियसली बात है 541 तो बनेगा नहीं, तो एक को आगे ले लो, तो बन गया 154। तो आर्टिकल नंबर 154 जो है ना, ये गवर्नर से संबंधित है। गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में इसमें बताया गया है। वो अपने पावर का उपयोग करता है और पता करता है कि राष्ट्रपति की गाड़ी में कितने पंचर हैं। तो बोलते हैं कि एक पंचर है, तो एक पंचर, 1, 5 और 4। तो कितनी आसानी समझ में आ गया हमको कि आर्टिकल नंबर 154 जो है ये गवर्नर से संबंधित है। गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में इसमें बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से आर्टिकल नंबर 154 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ट्रिक को डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हर एक राज्य में, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, जो भी सरकार वहाँ पर होती है राज्य में, उसको एक कानूनी सलाहकार की जरूरत तो होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो जो एडवोकेट जनरल होता है, कानूनी सलाहकार होता है, वो एक हर राज्य में होता है जो कि सरकार की मदद करता है, ठीक है, कानून के मामले में। अब ये व्यक्ति कैसा है हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब इसको कानून की जानकारी है, मतलब इसने पूरी जीवन लगा दिया होगा अपना, काफी एक्सपीरियंस होगा इनके पास में कानून को लेकर, इंफॉर्मेशन को लेकर। तो इनकी एज कोई यंग तो होंगे नहीं ये, ना ही बहुत ज़्यादा बूढ़े होंगे। मतलब ये किस एज में होंगे? बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि 60 से 70 वर्ष की आयु के बीच में होंगे, है ना। 40-50 तक तो फिर भी हम बोल देते हैं कि बहुत यंग है आज के टाइम में। और अगर हम बोलेंगे कि बूढ़े व्यक्ति हैं तो मतलब 70 प्लस की बात होगी। तो हम ले लेते हैं 60 से 65 के बीच की इनकी आयु होगी। पर कौन सी आयु ले लें? तो हम ले लेते हैं कि चलो इसका एवरेज ले लेते हैं 60 से 70 के बीच का 65। तो हमने देखा कि एक 65 वर्ष के व्यक्ति हैं, कानूनी सलाहकार हैं, जो कि हर राज्य में होते हैं। ये एडवोकेट जनरल किसकी मदद करते हैं? सरकार की मदद करते हैं, राज्य सरकार की। कानूनी मामलों में सलाह देने का काम करते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया हमको। यहाँ तक आपके दिमाग में छवि भी बन चुकी होगी कि एडवोकेट जनरल की एज क्या है, 65 वर्ष की इनकी आयु है। अब मुझे बताइए फ्रेंड्स कि हर राज्य में कितने होते हैं? ये एक होते हैं, एक, सिर्फ एक। तो आपको क्या लिख लेना है? 1 लिख लेना है। तो यहाँ पर क्या बन गया फ्रेंड्स? 165 बन गया। हर राज्य में एक कानूनी सलाहकार होता है, एडवोकेट जनरल होता है, और उनकी आयु हमने अभी निकाली, कितने के आसपास होगी? लगभग 65 वर्ष के आसपास उनकी आयु होती है। तो 65 लिख लिया, तो बन गया 165। तो आर्टिकल नंबर 165 जो है ये एडवोकेट जनरल राज्य के कानूनी सलाहकार से संबंधित हैं, जिनका काम क्या होता है? राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देना। हो गया आपको याद? ये आई थिंक आपके दिमाग से अब ये कभी भी निकलने वाला नहीं है फ्रेंड्स। अभी 2 महीने पहले ही SSC CGL के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्री में ये क्वेश्चन बना था, आर्टिकल नंबर 165 किससे संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। बट अब आप जब भी ये 165 देखोगे आपके दिमाग में तुरंत आंसर क्लिक होगा। अगर आप वहां पर एकदम से इंस्टेंट रिएक्ट भी नहीं कर पा रहे हो तो ऑप्शन देख के आप समझ जाओगे
कानूनी सलाहकार की बात हो रही होगी, एडवोकेट जनरल की बात हो रही होगी, तो पूरी स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी कि हर राज्य में एक होता है और इनकी एज कैसी होती है। ये मतलब ना बूढ़े होते हैं ना यंग होते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि एक बीच की एज के होते हैं, मैच्योर होते हैं, जिनको कानून के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे व्यक्ति कौन होंगे? लगभग 60 से 70 वर्ष की आयु के बीच के होंगे। तो एवरेज निकाल लो, मतलब 65, तो 165। तो इस तरीके से हम बहुत जल्दी रिएक्ट करके अपना आंसर बिल्कुल सही टिक कर पाएंगे। ये भी हमको याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, उसकी ट्रिक डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि गवर्नर के पास में, गवर्नर जो है उनके पास में एक बिल पहुंचा। कौन सा बिल पहुंचा? पास होने के लिए गवर्नर के पास भी बिल जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति के पास में बिल जाते हैं, उसी तरीके से गवर्नर जो होता है राज्य का, उसके पास भी बिल पहुंचते हैं। जैसे राष्ट्रपति के पास पावर होती है, उसी तरीके से गवर्नर के पास भी पावर होती है कि वो बिल के साथ क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक बहुत ही फनी स्टोरी डिस्कस करते हैं। टोटल इमेजिनेशन है, बस आप दिमाग में सोचते चलिए अच्छे से और इमेजिन करो कि आप इसको लाइव देख रहे हो, है ना। तो जो राज्य के गवर्नर है उनके पास में एक बिल पहुंचता है। ये बिल संबंधित है, जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो उसके शुरू का जो पहला शो है वो फ्री होना चाहिए। इस तरीके से गवर्नर के पास में एक बिल पहुंचा। गवर्नर बिल को देखते हैं, पढ़ते हैं, उनको लगता है कि यार ये गलत है कि एक शो फ्री होना चाहिए। गवर्नर बोलते हैं कि 2 शो फ्री करो। क्या बोलते हैं गवर्नर? शुरू के जो 2 शो है मूवी के वो फ्री रखो। तो वापस वो पुनर्विचार करने के लिए भेज देते हैं कि इसको 2 शो करके लेकर आओ। तो गवर्नर क्या बोलते हैं? शुरू के 2 शो फ्री करना है हमको। इसके लिए उन्होंने पुनर्विचार करने के लिए बिल को वापस भेज दिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमको बहुत इंफॉर्मेशन याद हो चुकी है। क्या क्या याद हो चुकी है अभी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप गवर्नर को इमेजिन करोगे, मूवी की बात होगी, मूवी रिलीज हो रही है, मूवी के शुरुआत के 2 शो फ्री करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स गवर्नर क्या बोल रहे हैं? 2 शो फ्री कर दो। 2 शो मतलब 200। तो हमारा बन गया आर्टिकल नंबर 200। तो जो भी हम बात कर रहे हैं ये आर्टिकल नंबर 200 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक गवर्नर है जो कि क्या कर रहे हैं? बिल को पुनर्विचार करने के लिए भेज रहे हैं। तो इस आर्टिकल में फ्रेंड्स गवर्नर की पावर को डिस्कस किया है कि गवर्नर जो होता है वो 4 तरीके से अपनी पावर का यूज कर सकता है। बिल को मंजूरी दे सकता है, बिल को रोक सकता है, प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है और बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो कितनी आसानी से हमको याद हो गया ये। आर्टिकल नंबर 200 किससे संबंधित है? जब भी आप 200 देखोगे तो 2 शो 2 शो 2 शो आपको दिमाग में आएंगे कि मूवी के 2 शो फ्री रहना चाहिए, गवर्नर ने बोला था और बिल को वापस कर दिया था। उनके पास बिल आया था कि 1 शो हम फ्री रख रहे हैं, पर उन्होंने बोला कि नहीं 2 शो फ्री रखो। तो 2 शो 200। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप अपना आंसर सही टिक कर पाओगे कि आर्टिकल नंबर 200 किससे संबंधित है। गवर्नर की पावर की बात करता है आर्टिकल नंबर 200। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 101 से लेकर 200 के बीच के सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल को ट्रिक के माध्यम से याद किया है। ये वो आर्टिकल मैंने आपसे डिस्कस करे हैं जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं एंड इनको याद रखना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हमारा ये पार्ट 3 कंप्लीट होता है आर्टिकल ट्रिक का। नेक्स्ट वाला पार्ट जो होगा हमारा वो फाइनल पार्ट होगा, पार्ट 4, जिसमें हम 201 से लेकर 360 के बीच तक के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन पूरे चारों पार्ट को मिलाकर लगभग हम 60 से 70 इंपॉर्टेंट आर्टिकल को याद रख लेंगे दिमाग के अंदर, और 60 से 70 ऐसे आर्टिकल हैं जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। वही मैं आपको याद करा रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से। तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय भी करा होगा, आपको याद भी हुआ होगा। तो बस ऐसे ही आप भी मेहनत करते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स इसके पार्ट 4 में। टिल देन बाय बाय।